जय हिंद। मैं मनंजय प्राण बिहारी आप सभी श्रेष्ठ प्रतिभाओं का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे अकबर के संबंध में। आपको याद होगा कि अकबर ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और वो एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत के अधिकांश से क्षेत्रों को उन्होंने जीता था। आपको याद होगा कि उनकी जो सबसे बड़ी संघर्ष होती है वह महाराणा प्रताप जी के साथ होती है। महाराणा प्रताप जी जिनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुई थी, सिसोदिया वंश के एक महान प्रतापी शासक साबित हुए थे। आपको याद होगा कि 7 फीट से भी ज़्यादा लंबे महाराणा प्रताप, जिनकी वजन 110 केजी थी, और कहते हैं कि वे 81 केजी का भाला फेंकते थे और 72 केजी का छाती कवच का इस्तेमाल करते थे। और कहते हैं कि उनके हाथों में 2 तलवारें हुआ करते थे जिसकी वजन 208 केजी होता था। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार की हल्दी घाटी युद्ध हुई थी, जिस हल्दी घाटी का युद्ध का संबंध आपके अकबर के साथ है। और अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कहते हैं कि उनकी आंखों से भी आंसू की धारा बहने के लिए थी। यह थी हमारे महान भारतीय प्रतापी महाराणा प्रताप जी के संबंध में। तो हम लोग महाराणा प्रताप जी का भी संबंध देखेंगे हल्दी घाटी युद्ध के साथ, क्योंकि अकबर की ये सबसे बड़ी संघर्ष है। आपको 1576 ईस्वी में बहुत सारी बातें हैं जिसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाबर से संबंधित कई सारे सवाल आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएगी, तो इसीलिए आपको याद रखना होगा। आप देखो, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था अकबर का। तो कहते हैं कि उनके पिता जो थे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, वो जब भारत से निर्वासित जीवन जी रहे थे, उसी दौरान 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजा बीरसाल के महल में अमरकोट में जन्म हुआ था अकबर का। और अकबर की माता हमीदा बानो बेगम थी। आपको इस बात की जानकारी है। और आप इस बात को भी जानते होंगे कि अकबर का राज्याभिषेक वो एक प्रतिकूल परिस्थिति में तब होती है जब अचानक हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुई थी। आप याद करो कि जब वो पंजाब में थे अकबर और भारत के शासक हुमायूं थे, तो हुमायूं के अचानक के सीढ़ियों से शेर ए मंडल नामक सीढ़ियों से गिर जाने के कारण, क्योंकि कहा जाता है कि हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली के समीप एक दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। उसी दीन पनाह नगर में उन्होंने एक लाइब्रेरी का निर्माण किया था, जिस लाइब्रेरी का नाम था शेर ए मंडल। उसी शेर ए मंडल से सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं मृत्यु को असामयिक प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण बैरम खां, जो कि हुमायूं के भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे और हुमायूं के साधु भी थे, उनकी जो रिलेशन थी इस बात को भी जानोगे आप। कहते कि बैरम खां ने आनन फानन में आपको पंजाब के कलानौर में ही उनका राज्याभिषेक करवा दिया था अकबर का। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में किस तिथि को हुई थी, तो याद कीजिए 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। और कलानौर में उनका राज्याभिषेक जिस व्यक्ति ने करवाया था उनका नाम था मिर्जा अब्बुल कासिम। आप जानोगे कि अकबर के संबंध में जो चर्चाएं मिलती है वो अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा में। अकबरनामा
अकबर के संबंध में सभी विस्तृत विवरणों को आप तक पहुंचाने में सक्षम पुस्तक है। और उसी अकबरनामा का तीसरी अध्याय है आईने अकबरी, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है जो अकबर से संबंधित है। आपको याद होनी चाहिए कि दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली में मुगल सूबेदार के रूप में तारदी बेग जो हैं वो काम कर रहे थे, क्योंकि तारदी बेग दिल्ली में सूबेदार के पद पर हैं। लेकिन आपको देखना है कि हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को मुगल सूबेदार तारदी बेग को दिल्ली में परास्त कर दिया। हेमू कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए कि हेमू सूरी सेनापति थे आदिल शाह, उनके साथ वह सहयोगी के रूप में काम करते थे। और कहते हैं कि हेमू ने 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी, किसके लिए? आदिल शाह के लिए। हेमू को आप हेमचंद, और उन्होंने तारदी बेग को पराजित करने के बाद खुद के लिए विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और 14वें हेमू भारतीय इतिहास के वो राजा हैं या बादशाह हैं जिन्होंने 14वीं यानी इसके पूर्व 13 अन्य शासकों ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। हेमू काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी प्रतापी शासक साबित होते हैं। अंतिम वह हिंदू शासक भी हैं, आप देखोगे मुगल पीरियड में, मध्यकाल में। हेमू की विजय की सूचना पराजित तारदी बेग जो है कलानौर में ले जाकर के अकबर को सुनाते हैं। तारदी बेग पराजित हो चुके हैं हेमू से, और वह जाकर के अपने पराजय की खबर जब अकबर को सुनाते हैं और ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में शायद मुगल की सत्ता पुनः दिल्ली में स्थापित नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिसने मुझे पराजित किया है वो अत्यधिक शक्तिशाली शासक है, अत्यधिक वीर है। अकबर को इस नकारात्मक बात ने गुस्से से भर दिया और कहते हैं कि बैरम खां ने तारदी बेग की हत्या कर दी। तारदी बेग की हत्या हो चुकी है। अब अकबर बैरम खां के साथ दिल्ली की ओर कूच करता है हेमू को परास्त करने के लिए। आप इस कहानी को जानते होंगे कि हेमू और अकबर तथा अकबर के सेना के बीच में जिस युद्ध को आप होते हुए देखोगे उसे हम लोग पानीपत का दूरती युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि पानीपत की प्रथम युद्ध जो होती है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हो चुकी थी 1526 ईस्वी में। यह दूरती युद्ध इसलिए कही जाएगी क्योंकि यह युद्ध जो है अकबर के वजीर, आपको याद होना चाहिए कि जब अकबर का राज्याभिषेक होता है पंजाब में, तो अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी और वकील या वजीर का पद उनके लिए मुकर्रर किया था। आप ये सोचोगे कि वकील या वजीर क्या थे, तो ये किसी विभाग को संभालने के लिए पद नहीं था। कहते हैं कि बादशाह के बाद जो दूसरे नंबर के व्यक्ति हो जाते थे उनको ही वकील या वजीर कहा जाता था। और खाने खाना की उपाधि के साथ खाने खाना की उपाधि से मुगल काल के सभी लोगों को इस बात की जानकारी हो गई कि अकबर के बाद मुगल का दूसरा जो सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति है वो है खान एक खाना बैरम खां। तो उसी बैरम खां के नेतृत्व में पानीपत का युद्ध 5 नवंबर
5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ी जाती है पानीपत की द्वितीय युद्ध, जो इतिहास के पन्नों में काफी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि एक तरफ महान हिंदू शासक हेमू है और दूसरी तरफ बैरम खां, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि अकबर की उम्र जो थी उस समय मात्र 14 वर्ष के आसपास थी, और 14 वर्ष का शख्सियत कितना युद्ध लड़ सकता है और कितनी रणनीतिक कौशलता हो सकती है, आप स्वयं उसका आकलन कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाना चाहिए कि नाम अकबर का जरूर आता है, लेकिन ये पानीपत की द्वितीय युद्ध जो है वो बैरम खां ने अपने कुशल नेतृत्व में हेमू को परास्त करके जीता था। पानीपत की द्वितीय युद्ध के बाद अब भारत में अकबर को चुनौती देने वाला कोई अन्य तत्कालिक स्थिति में शासक नजर नहीं आते। कह रहे हैं कि 1556 ईस्वी में अब अकबर शासक बन चुके हैं और बैरम खां प्रभावशाली भूमिका में है। कहते हैं कि 1556 ईस्वी से लेकर के 1560 ईस्वी का 4 साल का पहला फेज जो है वो अकबर बैरम खां के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि बैरम खां से जलने वाले लोगों की भी एक नई पौध तैयार हो चुकी थी। और याद कीजिए कि बैरम खां के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों में अकबर की धाय माता महामनगा, उनके पुत्र आधम खां तथा पुत्री जीजा अनका प्रमुख रूप से नजर आएंगे। आपको याद होना चाहिए कि 1556 से 1560 ईस्वी तक जब अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव बैरम खां का था, क्योंकि बैरम खां न केवल एक वजीर थे बल्कि एक शिक्षक की भी भूमिका में अकबर के उनको माना जाना चाहिए, उनको याद किया जाता है। आप देखो कि 1556 से लेकर के 1560 के बाद बैरम खां का पतन होती है। 1561 ईस्वी में उनकी हत्या हो जाती है। उस हत्या के पहले धाय माता महाम अनगा के द्वारा अकबर के कानों को फूका जाना, या कह सकते हैं कि कानों को भरा जाना। कहते हैं कि महामनगा और उनके पुत्र और पुत्री बार बार अकबर को इस बात के लिए दबाव डाल रही थी कि अब बूढ़े हो चुके हैं, अब बैरम खां कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए बैरम खां को हज यात्रा के लिए भेज दिया जाना चाहिए। और कहते हैं कि अकबर भी महामनगा और उनके टीम के प्रभाव में आकर के बैरम खां को हज की यात्रा के लिए भेज देते। और जब बैरम खां हज की यात्रा के लिए जा रहे थे तो कहते हैं कि महाम अनगा के जो पुत्र थे आधम खां सैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं, और इसको हम लोग तिलवारा के युद्ध के नाम से जानेंगे। ब्यास नदी के किनारे तिलवारा एक जगह है जहां पर आपको देखने को मिलेगी कि बैरम खां के पास पहुंच करके आधम खां ने ये कहा कि अकबर ने आपके ऊपर नजर रखने के लिए इस सेना को भेजा है कि आप सचमुच में हज जा रहे कि अकबर के खिलाफ साजिशें रच रहे। कहते कि तिलवारा में ब्यास नदी के किनारे बैरम खां को इस बात से काफी गुस्सा आता है। वो खुद को ठगा और अपमानित महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति ने अकबर के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, जिसने उनके पिता हुमायूं के लिए जीवन समर्पित कर दिया, उसके ऊपर इस प्रकार की शक। और कहते हैं कि अपमानित बैरम खां गुस्से में आकर के हमलावर हो जाते हैं और बैरम खां और अकबर की सेना के बीच में संघर्ष हो जाती है। कहते हैं कि उससे को हम लोग तिलवारा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तिलवारा के युद्ध से आपको बैरम खां को पकड़कर आधम खां ने अकबर के पास लाया और आधम खां ने पुनः अकबर के कान भरते हुए कहा
कि देखिए हम लोग जब इनके पास से गुजर रहे थे तो आदम खां आपके प्रति काफ़ी नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे थे, जिससे नाराज होकर के हम लोगों ने जब इनको टोका तो ये हमलावर हो चुके। इसी परिस्थिति में हम लोगों ने इनको तिलवाड़ा से पकड़ के लाया और एक बड़ी युद्ध की स्थिति भी हो गई थी, जिसे आप जानते हैं। कहते हैं कि अकबर ने बैरम खां को समझा था, क्योंकि वो जानते थे कि बैरम खां अकबर और उनके पूरे परिवार के प्रति कितने वफादार रह चुके हैं। इसीलिए वो आदम खां के बहकावे में ना आकर के उन्होंने बैरम खां से 3 शर्तों को रखा कि आप ये बोलो कि आप या तो हमारे सुरक्षा सलाहकार में शामिल हो जाइए या आप किसी मुगल राज्य की सुबेदारी हासिल कर लिए या पुनः मक्का आप जा सकते हैं। कहते हैं कि बैरम खां मक्का जाने के लिए तैयार होते हैं और बैरम खां जब मक्का की ओर जा रहे थे तो गुजरात के पाटन नामक जगह पे 1561 ईस्वी में, याद कीजिएगा 1561 ईस्वी में गुजरात के पाटन में एक अफगानी जिसका नाम था मुबारिक खान, कहीं मुबारक खान भी लिखा मिल जाएगा आपको, मुबारिक खान ने 1561 ईस्वी में हत्या कर दी। मुबारक खान या मुबारिक खान के संदर्भ में ये बतलाया जाता है कि मुबारक खान के पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 ईस्वी में बैरम खां के द्वारा की गई थी। इस कारण से बैरम खां की हत्या मुबारक खान ने की थी। लेकिन जो भी हो, ये माना जाता है कि 1561 ईस्वी में बैरम खां की हत्या आपके आदम खां के द्वारा करवाई गई थी, क्योंकि बैरम खां के रहते हुए आदम खां सत्ता में सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते थे। महामनगा और उनकी टीम जो कि शासन में सर्वाधिक शक्तिशाली रूप में स्थापित होना चाहती थी, उसी साजिश का अंततः 1561 ईस्वी में बैरम खां शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से बैरम खां का प्रभाव अकबर से पुनः समाप्त हो जाता है। अब 1561 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक अकबर के ऊपर पूर्णतः प्रभाव जो होती है वह पर्दा शासन या पेटीकोट का हो जाता है। आपको याद होना चाहिए कि इसे को हम लोग पेटीकोट शासन भी कहते हैं, क्योंकि 1500 अब बैरम खां की मृत्यु हो चुकी है। अब बैरम खां की मृत्यु के बाद अब जो दरबार में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका में आ जाते हैं वो कौन होते हैं? तो अकबर के धाय माता महामनगा, उनके पुत्र आदम खां और महामनगा की पुत्री जीजीयनगा। 1561 ईस्वी से 1562 ईस्वी के पीरियड को हम लोग पर्दा शासन या पेटी शासन के रूप में भी जानेंगे, क्योंकि महिलाओं का प्रभाव अकबर के ऊपर सर्वाधिक देखी जा रही है। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि 1500 आपको याद होगा कि 1561 ईस्वी में मालवा के विजय के लिए जब अकबर ने आदम खां को भेजा था, तो आदम खां ने मालवा के विजय में प्राप्त होने वाले धन को खुद के सत्ता के लिए इस्तेमाल करना चाहा था। आपको याद होनी चाहिए कि 1561 ईस्वी 1562 ईस्वी में पहली आक्रमण अकबर के सत्ता ग्रहण करने के उपरांत, यानी अकबर अब पूर्ण रूप से शासक बन चुके हैं और 1561-62 ईस्वी में उन्होंने आदम खां के नेतृत्व में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करने के लिए जो भेजा। आदम खां जीतते जरूर हैं, लेकिन जीतने के बाद जो उनको धन की प्राप्ति होती है, उस धन को उन्होंने अकबर के राजकोष में जमा करने के बजाय अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। अकबर को जब इस बात की सूचना मिली कि मालवा के लूट में प्राप्त धन को राजकोष में जमा नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने पहला प्रयास ये किया कि आदम खां से मालवा विजय के उपरांत लूटी गई धन को
राजकोष में जमा करवाया जाए। लेकिन जब देखा कि आदम खां षड्यंत्र के तहत मालवा विजय के उपरांत लूटी गए धन को राजकोष में जमा करना नहीं चाह रहे हैं, तो अंततः मजबूर अकबर ने आदम खां को 1562 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दी। मृत्यु दंड की खबर से माहम अनगा विचलित होती है, शोकाकुल होती है और पुत्र वियोग में अंततः 1562 ईस्वी में महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। महामनगा की मृत्यु हो चुकी, साथ साथ उनके पुत्र को मृत्यु दंड प्राप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में 1561 से 1562 ईस्वी तक जो अकबर के ऊपर पेटीकोट शासन का प्रभाव था, वह प्रभाव समाप्त हो जाता है और अब पूर्णतः अकबर जो है वो भारत के स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाते हैं। अभी तक उनके ऊपर प्रारंभिक दिनों में बैरम खां की प्रभाव रहती है, अब बाद के दिनों में महामनगा का प्रभाव देखा जाता है। आपको याद होगा कि अब आदम खां को मृत्यु दंड दिया गया। इसी परिस्थिति में अकबर के एक नए सेनापति का नाम उभर के आता है, जिसका नाम था आसफ खां। आदम खां मालवा विजय के लिए जाने जाते हैं, मृत्यु दंड प्राप्त होता है, इसके लिए भी याद किया जाता। अब आसफ खां नए सेनापति है, जिसके नेतृत्व में आप देखोगे कि चुनार विजय होती है और बाद में आपको यह भी याद होगा कि आसफ खां के नेतृत्व में ही गोंडवाना विजय भी होती है। यानी अकबर की जो सत्ता का विस्तार हो रहा है, मालवा विजय, चुनार विजय और गोंडवाना विजय। गोंडवाना विजय काफी महत्वपूर्ण होती है 1564 ईस्वी में, क्योंकि गोंडवाना की संरक्षिका थी जिनका नाम था दुर्गावती, क्योंकि वो अपने 3 वर्षीय पुत्र, जब 3 वर्ष का पुत्र था वीर नारायण, तब से संरक्षिका के रूप में वो सत्ता को अपने हाथ में ले चुकी थी। कहते हैं कि दुर्गावती को मार दिया जाता और दुर्गावती की वीरता की भी कहानी काफ़ी मशहूर होती है, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि दुर्गावती जब आसफ खां के साथ युद्ध लड़ रही थी तो दुर्गावती ने अपने सैनिकों को ये कह रखा था कि जब हम पराजित होने लगे तो आप लोग मुझे मार डालिएगा। लेकिन कहते हैं कि जब दुर्गावती पराजित होने लगी थी आसफ खां और अकबर के सेना के सामने, तो उनके मंत्रियों ने और उनके सैनिकों ने जब दुर्गावती को मारने से इनकार कर दिया, तो दुर्गावती ने स्वयं खुद को मार मुगलों के सामने मृत्यु को प्राप्त किया, लेकिन आत्मसमर्पण या जीते जी हारना पसंद नहीं की। इस कारण से गोंडवाना के दुर्गावती भी भारतीय इतिहास में काफ़ी चर्चित रहती है और दुर्गावती को भी नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। तो अकबर के शासन काल में आप मालवा विजय, बाज बहादुर को पराजित की जाती है, चुनार विजय, उसके बाद गोंडवाना विजय। गोंडवाना विजय के साथ अब आपको यहां याद रखना होगा, हम लोगों को इस बात की जानकारी है कि राजपूत शासकों के साथ किस प्रकार के संघर्ष अकबर की होती है। 1562 ईस्वी में आमेर के शासक थे जिनका नाम था भारमल। भारमल ने स्वेच्छा से, भारमल का एक दूसरा नाम बिहारी मल की भी रूप में जाना जाते हैं। आपको याद होगा कि जो प्रारंभिक कहानी है कि आमेर के राजा भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और न केवल भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, बल्कि उनके पुत्र भगवान दास और पौत्र यानी पोता मान सिंह ने भी मुगल सेना में कार्य करने के लिए
सहमति दे दी। तो इस प्रकार से आपको याद होगा कि किस प्रकार से आमेर के शासक भारमल इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भारमल ने स्वेच्छा से जो मुगलों की सत्ता स्वीकार की और अपनी पुत्री, जिसका नाम हरकाबाई था, जिसे आप इतिहास के पन्नों में जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, जोधाबाई से अकबर की विवाह भी हो जाती है। जोधाबाई से विवाह हो जाने के उपरांत भगवान दास और मान सिंह को काफी महत्वपूर्ण पद हासिल हो जाती है अकबर के शासनकाल में। और कहते हैं कि मान सिंह और भगवान दास इन लोगों के साथ मेवाड़ के एक महान राजपूत सिसोदिया वंश के शासक महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष देखने को मिलेगी। एक राजपूत शासक वे भी थे जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और एक ऐसे भी महान प्रतापी राजपूत शासक हुए जिनको अपने पक्ष में करने के लिए अकबर ने 4 बार अपने राजदूतों को उनके पास भेजा था, लेकिन बार बार मेवाड़ के उस महान शासक ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के बजाय अकबर से युद्ध करने की प्राथमिकता दी थी। और उस महान शासक का नाम महाराणा प्रताप सिंह जी था, जिनको आप जानते होंगे कि 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुई थी। तो हम लोग मेवाड़ के उस शासक के प्रारंभिक किस्से को भी देखने की कोशिश करें। आपको याद होगा कि महाराणा प्रताप के जो पिता थे उनका नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह अकबर के, क्योंकि प्रारंभिक जो कहानी कही जा रही है मेवाड़ के संबंध में, कहते हैं कि 1567 ईस्वी में मेवाड़ के शासक उदय सिंह अकबर के सैनिकों के द्वारा किए गए आक्रमण के उपरांत मेवाड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। बाद में विशेष परिस्थिति में 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ को पुनः मुगलों से जीता और शासक बने। 1572 ईस्वी के बाद लगातार कई बार अकबर ने यह कोशिश की कि महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर ले, लेकिन जब महाराणा प्रताप ने लगातार इनकार किया तो ऐसी परिस्थिति में हल्दी घाटी की युद्ध होती है 1576 ईस्वी में, जिसमें आप देखेंगे कि एक तरफ इस प्रकार से आप देख रहे हो कि किस प्रकार से हल्दी घाटी की जो युद्ध हो रही है, उस युद्ध में जीत हासिल होती है, आपको मुगलों को होती है, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि आपके जो महाराणा प्रताप हैं वो खुद को समर्पित करने के बजाय संघर्ष जारी रखते हैं, दर दर भटकते हैं। उनके प्रिय घोड़े चेतक की भी मौत हो चुकी हल्दी घाटी के युद्ध में। बाद के दिनों में उन्होंने पुनः कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय हासिल करते हुए चित्तौड़ विजय कर ली, मेवाड़ का शासन उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया, और 1857 ईस्वी तक वह मेवाड़ के शासक के रूप में कार्य करते रहे। और अंततः 1897 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु होती है तो मेवाड़ अमर सिंह को प्राप्त हो जाता है, उनके पुत्र को। और कहते हैं कि मेवाड़ या चित्तौड़ विजय जो है जहांगीर के कार्यकाल में पूरी हो पाती है। तो हम लोगों को महाराणा प्रताप के संबंध में भी जानना चाहिए कि किस वीरता से उन्होंने अकबर को चुनौती दी और अकबर को दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर कर रखा। कहते हैं कि आपकी जब उनकी मृत्यु होती 1597 में, तो उनकी मृत्यु की खबर से अकबर की आंखों से भी आंसू निकल पड़े थे।
तो इस प्रकार से आप थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। हम क्या क्या बोल चुके हैं। हमने ये बोला कि अकबर को 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अचानक राज्याभिषेक करवाना पड़ता है। बाद में वो बैरम खां के प्रभाव में आते हैं। बाद में वो पेटीकोट या प्रजा शासन के प्रभाव में आते हैं। बाद में उन्होंने मालवा विजय की, चित्तौड़ विजय की, गोंडवाना विजय की। और हमने ये भी बतलाया कि किस प्रकार से आपको याद होगा कि वो राजपूत शासक के आमेर के जो भारमल या बिहारी मल थे, उन्होंने उनकी अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार कर ली थी, जिसके कारण से भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह, जिनका नाम हरखा बाई या जोधा बाई था, उससे कर दी थी। और बाद में आपने देखा होगा कि जोधा बाई के जो आपके भाई हैं, जिनका नाम है भगवान दास, और आपने ये भी देखा होगा कि पौत्र भी हैं किसके, तो वह थे आपके भारमल के, जिनका नाम था मान सिंह। वो सब लोग शामिल हो चुके थे मुगलों की सेना में। इन कहानियों से आगे अब आपको एक गुजरात विजय की भी कहानी याद रखनी होगी। गुजरात विजय 1572 ईस्वी में मुजफ्फर खां के विरुद्ध सूरत में की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। 1573 ईस्वी में पुनः उसी सूरत को जीता गया था अकबर के द्वारा। कहते हैं कि 1572 में जब पराजित करके वो वापस लौटे तो सूचना ये मिली कि पुनः सेना जो है उनकी लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है मुगलों से। तो ऐसी परिस्थिति में पुनः अकबर वापस जाते हैं और कहते हैं कि 1573 ईस्वी में उन्होंने खंबात की खाड़ी के समीप समुद्र को पहली बार देखा था। अब पुर्तगालियों से भी पहली बार मिलने की जो बात कही जाती है वो गुजरात विजय के दौरान की जाती है। तो अकबर ने 1572-1573 ईस्वी में गुजरात विजय किया था, और उसी गुजरात विजय के दौरान उन्होंने पहली बार न केवल समुद्र को देखा था, बल्कि उन्होंने पुर्तगालियों से भी पहली बार भेंट की थी। इसके अलावा आप देखोगे कि 1574 ईस्वी में उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में दाऊद खां और मुनीम खां को भी पराजित किया था, जो अकबर के लिए चुनौती पेश कर रहे थे। तो याद करना होगा 1574 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में उन्होंने विजय श्री किसके खिलाफ हासिल किया था? तो दाऊद खां और मुनीम खां के विरुद्ध 1574 ईस्वी का बंगाल बिहार विजय भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। साथ साथ उन्होंने कश्मीर जीता था, आपने देखा होगा कि कंधार जीता था, काबुल जीता था। कई सारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र को आपके अकबर ने जीता था, और अकबर ने संपूर्ण भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास में दक्षिण भारत को भी जीतने की कोशिश की थी, और पूर्णतः जीता भी था। आपको याद होगा कि उन्होंने 1595 ईस्वी में अहमदनगर, जिसको भारत का दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने परास्त किया था किसको? तो चांद बीबी को। चांद बीबी जो वहाँ की शासिका थी। तो 1595 ईस्वी में अहमदनगर की जीत को भी हम लोग याद करेंगे। फिर आपको याद होगा कि किस प्रकार से 1600 ईस्वी में उन्होंने खान देश को जीता था, और अंततः अकबर के द्वारा जो अंतिम युद्ध विजय थी, उस अंतिम युद्ध विजय को हम लोग 1601 ईस्वी में देखेंगे। असीरगढ़ का विजय था, और असीरगढ़ की जो विजय है वो किसके खिलाफ थी? तो मीर बहार नामक एक शासक के खिलाफ। इस प्रकार से आपको जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है वो कुछ इस प्रकार से होंगे। 2 मिनट आपको पुनः रिकॉल करने के लिए। अकबर 14 फरवरी 1456 ईस्वी को कालानौर में भारत के शासक बनते हैं। अकबर 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को परास्त करते हैं। अकबर ने बैरम खां को आप देखोगे कि खां ने खाना की उपाधि प्रदान करते हुए अपने वजीर के पद पर नियुक्त किया था। आप ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से 1561 ईस्वी में बैरम खां की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र अब्दुल रहीम को उन्होंने अपने दरबार में रखा था। मात्र 5 साल के पुत्र थे जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, और बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से उन्होंने विवाह भी की थी। इस बात को भी याद रखेंगे। साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि पेटीकोट शासन के अंतर्गत महामनगा या जीजीअनगा इन लोगों का प्रभाव में भी
अकबर को देखा जाता है। आप याद करेंगे कि 1561 ईस्वी में मालवा की विजय होती है, 1562 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय, चुनार की विजय होती है, और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 1564 ईस्वी में गोंडवाना की विजय होती है। इन्हीं विजयों में आपको याद ये भी रखनी होगी कि किस प्रकार से 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल ने खुद ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया था। इन कहानियों के अतिरिक्त आपको हल्दी घाटी के युद्ध की भी काफी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप जिनकी युद्ध अकबर और अकबर की सेना के साथ हुआ था, कहते हैं कि अकबर ताउम्र महाराणा प्रताप को पराजित करने में नाकामयाब रहे थे। बाद के दिनों में आपने देखा होगा कि गुजरात विजय की भी कहानी होती है अकबर के साथ, बंगाल बिहार की भी कहानी होती है, उत्तर पश्चिम के कई राज्यों को भी अकबर ने जीता था और दक्षिण भारत के भी कई राज्यों को अकबर ने जीता था। अंतिम अकबर की जो विजय होती है वो असीरगढ़ का विजय है, किस ईस्वी में, 1601 ईस्वी में। आप इसको देखो और याद रखने की कोशिश करो। नेक्स्ट अकबर के ऊपर जब हम वीडियो आपको देंगे तो उसमें अकबर के सभी प्रशासनिक कार्यों से संबंधित अकबर के 9 रत्नों की चर्चा की जाएगी। अकबर ने किस प्रकार से सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए कई प्रकार के पुरातन पंथी सिस्टमों को समाप्त किया था, जिसमें जजिया कर की समाप्ति हो या तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हो, उन सब की विश्लेषण की जाएगी। साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अकबर ने किस प्रकार के स्थापत्य कला को विस्तार देते हुए कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया, जिसमें बुलंद दरवाज़ा काफ़ी प्रमुख हो जाता है गुजरात विजय के उपरांत, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम लोग अकबर के उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को याद करेंगे जो आने वाले किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसको 2 बार रिपीट कीजिएगा, और अगर आपको किसी प्रकार की महसूस हो कठिनाई तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लगातार आप लोगों का स्नेह और सहयोग के लिए हम फिर से आप सभी अपनों को आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद।